नमस्कार दोस्तों, मैं आज संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और जिन भाइयों ने इससे संबंधित पहली वीडियो नहीं देखी है यानी संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहली वीडियो नहीं देखी है तो वे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की दूसरी वीडियो लेकर यानी प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो बिना देरी करते हुए प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 26। पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने 25% लिए थे, अब 26 चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। उपरोक्त यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी विषयगत समिति हैं। तो कृषि समिति विषयगत समिति है और पर्यावरण एवं वन समिति भी, और तुम्हारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति भी, और तुम्हारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति भी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था ये कि किस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी में। किसमें दोस्तों? उपरोक्त सभी में। सरकारी उपक्रम में समिति में भी, और लोक लेखा समिति में भी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में भी। तो दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी में जो ये समितियां हैं वो सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति, इनमें लोकसभा के तो 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी प्राक्कलन समिति का, और लोक लेखा समिति का, और सरकारी उपक्रम समिति का। तो इनमें जो है कोई मंत्री नहीं हो सकता है। तो प्राक्कलन समिति में भी कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है, और न ही लोक लेखा समिति में कोई मंत्री हो सकता है, और न ही सरकारी उपक्रम समिति में हो सकता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 29। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। इसमें गलती से मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नियत समिति। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो नियत समिति यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, नियत समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 30। विधेयकों पर प्रवर समितियों में से प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? जो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कोई निश्चित नहीं है। तो विधेयकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो यह बात निश्चित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, कोई निश्चित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 31। अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, 20 और 10। तो कितने होते हैं दोस्तों? 20 तो होते हैं लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः 20 लोकसभा तथा 10 जो होते हैं वो राज्यसभा से सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 32। संसद के समितियों के सदस्य, तो संसद के जो समितियों के सदस्य हैं तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्य के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो संसद के जो समितियों के सदस्य हैं वो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33।
संसदीय समितियों के गठन का क्या उद्देश्य है? तो संसदीय समितियों के गठन का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यानी जो संसदीय समितियों का गठन का उद्देश्य है वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना और तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना और संसद के सदस्यों द्वारा विचार करने के पूर्व विधायक का परीक्षण करना। तो ऑप्शन डी का आंसर है उपरोक्त सभी। यानी संसदीय समितियों के गठन का जो उद्देश्य है वो है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना और तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना और संसद के सदस्यों द्वारा विचार करने के पूर्व विधायक का परीक्षण करना। तो ऑप्शन डी का आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कितने होते हैं दोस्तों? 45 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 45 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी होती है? तो संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी होती है? तो वो होती है ऑप्शन ए का आंसर है 30 और 15 और टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 45। यानी 30 होते हैं लोकसभा से और 15 होते हैं राज्यसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। कुल 17 सदस्यीय समितियों में से कितनी समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? जो 17 समितियां हैं संसदीय समितियां, उनमें से किन समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो कितनी समितियों के होते हैं? तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 11 समितियों के। यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि कुल 17 सदस्यीय समितियों में से 11 समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अभी हमने इस बात में डिस्कस किया था कि कितने होते हैं? 45 होते हैं और जो कितने होते हैं? तो 30 तो होते हैं लोकसभा से के सदस्य होते हैं और 15 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो संयुक्त परिवार समिति में कितने होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। कितने दोस्तों? 45 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त परिवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 30 और 15। तो संयुक्त परिवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से कितनी है? तो 30 तो होते हैं तुम्हारे लोकसभा के सदस्य होते हैं और 15 होते हैं राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 30 और 15। संयुक्त परिवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रम से 30 व 15 होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कार्य सलाहकार समिति। कार्य सलाहकार जो समिति है वो विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है कार्य सलाहकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा जो समिति है जिसमें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लोक लेखा समिति जो है वो अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसको दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष को। और दोस्तों हमने पिछली वीडियो में यह भी डिस्कस किया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 22 होते हैं कुल सदस्य और तुम्हारा 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 और उनमें से 15 तो लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष को, जिसे स्पीकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41।
सही सुमेलित कीजिए। जो इसमें पहली सूची में दे रखा है कि संसदीय समिति दे रखी है और दूसरे में कार्य दे रखा है, तो इन्हें हमें सही सुमेलित करना। तो इससे समिति की दिया कि फिर हमने मतलब प्रश्नों में डिस्कस किया था कि किसका कार्य क्या था। तो पेरवर समिति का जो कार्य है वो है तुम्हारा वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। तो पेरवर समिति का क्या कार्य है? वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। तो इसका मतलब 1 का 2 हो गया। और लोक लेखा समिति का क्या कार्य है दोस्तों? मतलब सूची 2 का जो तीसरा है वो पॉइंट सही है। सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। तो ये किसका कार्य है? लोक लेखा समिति का, यानी बी का 3। और प्राकलन समिति का कौन सा बचा दोस्तों? यही बचा एक। तो बजट में विभागीय व्यय की जांच करना किसका कार्य है? तो यह प्राकलन समिति का। तो अब इसके कूट से मिलान कीजिए। तो दोस्तों इसका जो कूट बैठेगा कौन सा बैठेगा? ए का 2 और बी का 3 और सी का 1, मतलब 2 3 1। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे किसे तो लोकलेखा समिति जो अपनी मतलब रिपोर्ट जो है किसको सौंपती है? यहाँ गलती से हो गया, किसको सौंपती है? तो किसको सौंपती है दोस्तों लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट? किसको सौंपती है? तो किसको सौंपती है दोस्तों? अभी हमने डिस्कस किया था। तो किसको सौंपती है? ऑप्शन बी का आंसर है लोकसभा अध्यक्ष को। किसको दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को लोकलेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को क्या करती है? सौंपती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। और जो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग है तो वो है लोकलेखा समिति और प्राकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें पूछ रहा है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। प्राकलन समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो प्राकलन समिति जो थी, हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था प्राकलन समिति के बारे में। तो प्राकलन समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है कौन सा है दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, केवल लोकसभा से चले जाते हैं। तो केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, ये गलती छप गया है, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो भारतीय महानियंत्रक, जो भारतीय महानियंत्रक है और महालेखा परीक्षक है, वो किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्राकलन समिति के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राकलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राकलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो तुम्हारा कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों प्राकलन समिति में सदस्य? 30 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 30 सदस्य होते हैं। तो प्राकलन समिति कितने होते हैं? 30 सदस्य। और इसमें पूछ रहा है कि भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक प्राकलन समिति के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। और ये हमारा संसदीय समितियों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो की लास्ट प्रश्न है। तो भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, मतलब 1 2 3, यानी तीनों हैं। कौन सी है दोस्तों? तीनों हैं। लोकलेखा समिति भी है, 1 भी सही है, और प्राकलन समिति है, ये भी सही है,
और लोक लेख उपक्रम समिति भी है, तो ये भी सही है। तो मतलब कौन सा हुआ? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। 1 2 3। तो दोस्तों यही थे संसदीय समितियों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जिन भाइयों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बिना देरी करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी वेरी मच।